देखिए, आपको एक चीज समझनी पड़ेगी कि ईरान ने बार बार एक चीज बोली है, और उसकी उसको नजर और ये हमारी एक नजर उस पर जानी चाहिए कि कोई भी बातचीट दबाव के वातावरण में हम अप्रिशिएट नहीं करते। बातचीत होनी चाहिए इक्वल टर्म्स के ऊपर। जोर जबरदस्ती आई थिंक ईरान को पसंद नहीं है, बिकॉज आप उसको समझिए, एक सिविलाइजेशनल स्टेट है, एक इतना 17 लाख स्क्वायर किलोमीटर का एरिया है, और ऐसा कोई छोटा वेनेजुला नहीं है कि आप उसको दबा देंगे। और आप उसके लिंकेजेस देखिए रशिया के साथ, चाइना के साथ, नॉर्थ कोरिया के साथ। तो इसीलिए इसको ईरान अपना साथ साथ एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर भी, बिकॉज अमेरिका भी साइकोलॉजिकल वॉरफेयर खेल रहा है। आपने देखा कि अपने दो दो एयरक्राफ्ट कैरियर और इस तरीके के अपने हवाई जहाज, और ट्रम्प की जो स्टेटमेंट्स आती हैं, अब ईरान भी ये दिखाने की कोशिश कर रहा है भाई हमारे पास भी दम है। अब जैसे आपने खाइबर मिसाइल की बात करी, अब ये एक सॉलिड फ्यूल मीडियम रेंज बैलिस्टिक मिसाइल है, और ये जो इनका रेवोल्यूशनरी गार्ड है, ये इसको हैंडल करता है। खास तौर पे इसलिए मैं इसको जिक्र कर रहा हूं। और ये 3-4 साल पहले इस मिसाइल का, इसको ईरान ने जो इनके पास आई थी फरवरी 2022 में मिसाइल आई थी, और ये तकरीबन 1500 किलोमीटर तक रेंज रखती है। इसका मतलब है कि इजराइल तक पहुंच सकती है। और एक चीज इसकी खासियत है कि इसका एक हाई एक्सप्लोसिव वॉरहेड है, जो तकरीबन 600 केजी का वॉरहेड। तो आप इसको अंदाजा लगा सकते हैं कि इसकी जो स्पीड है वो 2 मैक, और टर्मिनल स्पीड है 5 मैक प्लस। अब मैं इसलिए इसका जिक्र कर रहा हूं, 5 मैक प्लस का मतलब है कि इसराइल इसको रोक नहीं पाएगा, बिकॉज ये एक हाइपरसोनिक टर्मिनल स्पीड पे चली जाती है। और हाइपरसोनिक अभी जो क्षमता नहीं है इनके पास, जिस टाइप के इंटरसेप्टर्स हैं। तो ये एक साइकोलॉजिकल वॉरफेयर आप ईरान खेल रहा है यूनाइटेड स्टेट्स के साथ। और दूसरा एक बहुत इंटरेस्टिंग है, मैं आपके साथ शेयर करना चाहता जी हूं। बिल्कुल। कुछ अमेरिकन जो इस सेनेटर्स ने बोला है कि इसराइल को पहले इसको ईरान के ऊपर हमला करना चाहिए, हम तो बाद में करेंगे। तो जब नेतन्याहू इसको उकसा रहा है ट्रम्प को हमला करने के लिए, वो नेतन्याहू को बोल रहे हैं कि आप हमला करो पहले, और उसके बाद अमेरिका ज्वाइन करेगा। तो आप इसको समझ लें कि इसको यूक्रेन में भी ऐसी कहानी रची गई थी कि यूक्रेन को बोला था आप लड़ो और हम आपके साथ हैं। और अब ये बोल रहे हैं कि इसको इसराइल को बोल रहे हैं आप लड़ो हम हमारे साथ हैं। तो इसका मतलब कि ट्रंप इस लड़ाई में पड़ना नहीं चाहता। और इसलिए ये जो टॉक्स है, टॉक्स आप देखेंगे, इसको मैं जो मेरा एनालिसिस ये है कि ये तीसरी राउंड की टॉक्स है, ये चौथी राउंड भी जाएगी। बिकॉज इसमें हर एक राउंड ऑफ टॉक्स में अगर आप एनालाइज करें तो इसको ईरान की क्या स्टेटमेंट आती है, देवर पॉजिटिव टॉक, एंड हम समझौते के पास आ रहे हैं। तो ईरान इसको लंबा खींचेगा, बिकॉज इसको ईरान की शुरू से ये टैक्टिक्स रही है, स्ट्रेटजी रही है, कोई भी टॉक्स होती है ईरान इसको लंबा खींचता है। और इस बार भी मैं ये देखता हूं, ये जो अमेरिका का हमला है वो इसको आने वाला नहीं है। और कहीं ना कहीं पे एक मिडिल पाथ आएगा जरूर, जिसमें आपका इसराइल ईरान अपना बोलेगा कि हमको न्यूक्लियर बॉम्ब नहीं बनाना। और इसलिए जैसे खुमैनी ने भी स्टेटमेंट दिया जैसे आप बता जी रहे, और उसको अमेरिका को एक्सेप्ट करना पड़ेगा, बिकॉज अमेरिका के पास अभी और कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। इस लड़ाई को वो छेड़ना नहीं चाहते हैं, बिकॉज उनके जो मिलिट्री कमांडर्स हैं उसने ट्रंप को बता दिया है 2 दिन पहले जब ये मीटिंग हुई थी और मीडिया में भी आया था। मिलिट्री
जो उनका चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है, उसने प्रेसिडेंट ट्रंप को बताया कि लड़ाई के बाद भी हो सकता है कि यूएस के ऊपर भी काफी नुकसान आएगा, और इसीलिए हम इस लड़ाई को छेड़ना नहीं चाहते। तो ये अगर एक मिलिट्री कमांडर अपने पॉलिटिकल बॉस को ऐसा बोलता है, समथिंग लाइक अगर प्राइम मिनिस्टर मोदी चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ से राय मांगे और चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ उनको बोले कि नहीं सर, जो इसमें हमको जाना नहीं चाहिए, इसमें हमको पढ़ना नहीं चाहिए, तो पॉलिटिकल हेड जो है वो सुनना पड़ेगा उसको इस राय की। ही विल हैव टू एक्सेप्ट इट, बिकॉज कल अगर नुकसान आता है तो मिलिट्री बोलेगी कि हमने तो एडवाइस किया था ट्रंप को, बट ट्रंप ने हमारी एडवाइस को स्वीकार नहीं किया। तो उसको मेरा ये मानना है। बिल्कुल, देवनाथ सर के पास चलेंगे। देवनाथ सर, अभी कोचर सर जैसे बता रहे थे और रिपोर्ट तो आई है ये कि अमेरिका चाहता है, ट्रंप प्रशासन के अधिकारी चाहते हैं कि पहले इजराइल की ओर से हमला किया जाए, उसके बाद जब अमेरिकी जनता में हमें समर्थन मिलने लगेगा कि आप भी ईरान पर हमला कीजिए, इजराइल का समर्थन कीजिए, तो हम भी हमला कर देंगे, लेकिन पहला हमला इजराइल को ही करना पड़ेगा। क्या आपको लगता है इसकी संभावना ज्यादा है? वैभव, ये समझना पड़ेगा कि इजराइल अगर हमला करता है पहले, तो उसको अमेरिका से एक एश्योरेंस चाहिए कि वह लगातार इजराइल को खास तरह के जो स्पेशलिस्ट बॉम्ब्स हैं, चाहे वो लेजर गाइडेड बॉम्ब हो या रेडार गाइडेड बॉम्ब हो या जीपीएस गाइडेड बॉम्ब हो, सप्लाई करता रहेगा। देखिए, हम सोचते हैं कि इजराइल मिलिट्री टेक्नोलॉजी की तरफ से बहुत ज्यादा एडवांस है, ठीक है, लेकिन इजराइल अभी तक, इजराइल के अंदर जो बॉम्ब्स बना रहा है उनकी तादाद बहुत कम है। ये समझना पड़ेगा कि इजराइल में जमीन के नीचे, रेत के नीचे कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, बस रेत ही रेत है। बॉम्ब्स बनाने के लिए, हथियार बनाने के लिए एक देश को क्या चाहिए होता है? लोहा चाहिए, तांबा चाहिए, कॉपर चाहिए, एल्युमिनियम चाहिए। इजराइल में कुछ भी नहीं है। दूसरी बात है कि ये बॉम्ब बनाने के लिए जो बड़े बड़े फैक्ट्रीज होने चाहिए जिसमें एक दिन में 100 बॉम्ब बना सकें, इजराइल में नहीं है। इजराइल में जो बॉम्ब बनते हैं, वो जो फैक्ट्रियां हैं, उनकी डेली प्रोडक्शन कैपेसिटी कितनी है? हर रोज वो 10 बॉम्ब बना सकते हैं, 20 बॉम्ब बना सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं बना सकते। तो आज की तारीख में, जैसे आपको अंदाजा दे दूं एक मोटा मोटा, अगर इजराइल आज ईरान पर 100 जहाज भेजता है और 200 बॉम्ब गिराता है, तो इस तरह की हरकत इजराइल 3 दिन तक कर सकता है, उसके बॉम्ब्स खत्म हो जाएंगे। तो ईरान को पीछे से अमेरिका का एश्योरेंस चाहिए कि हर रोज रात के टाइम में यूनाइटेड एयरफोर्स की, यूएस की जो एयरफोर्स है, स्ट्रेटेजिक एयरलिफ्ट कमांड, उसके जहाज बड़े बड़े C-17 ग्लोब मास्टर विमान में भर भर के बॉम्ब्स लाएंगे और इजराइल के बेन गुरियन इंटरनेशनल एयरफील्ड में, एयरपोर्ट में लैंड करेंगे। ऐसा लास्ट टाइम जब इजराइल ने 12 दिन तक ईरान पर बमबारी की थी तब हुआ था। हर रोज रात को 2 बजे से सुबह 4 बजे तक, किसी दिन 5 जहाज, किसी दिन 6 जहाज C-5A स्टार लिफ्टर या गैलेक्सी वो लैंड करते थे बेन गुरियन एयरपोर्ट पर, बॉम्ब से भरे लाते थे, या तो अमेरिका से, या अमेरिका ने जो नेटो देशों में, यूरोप के देशों में अपना रूस के खिलाफ जो भंडारण रखा हुआ है वहां से लाते थे। तो पहले नेतन्याहू को ये भरोसा चाहिए अमेरिका से कि वो इस तरह का रिप्लेसमेंट साइकिल करता रहेगा, उसी के बाद इजराइल हमला करेगा ईरान पर। जी बिल्कुल, आप दोनों को वाशिंगटन पोस्ट की एक रिपोर्ट के बारे में भी बताना चाहूंगा, अपने दर्शकों को भी, उस पर भी आप दोनों से सवाल लेंगे। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर अमेरिका ईरान पर हमला करता है तब भी ईरान में सरकार नहीं बदलने वाली है, और ये बात CIA बहुत अच्छे तरीके से जानती है, और CIA ने इसको लेकर एक विस्तृत रिपोर्ट व्हाइट हाउस को सौंप दी है, पेंटागन को भी सौंप दी है जनवरी में ही। यानी अगर अमेरिका हमला करेगा भी तब भी वो खामनेई की सत्ता को हिला नहीं पाएगा, ऐसा अमेरिकी खुफिया एजेंसी का खुद मानना है। कोचर सर, आपको क्या लगता है?
इस वैभव जी, मैं तो शुरू से आपके चैनल पे ही बोलता आया हूं, बिकॉज ये बहुत एपरेंट है। रिजाइम चेंज कैसे होता है, पहले अब इसको व्यूअर्स को भी एक्चुअली समझना है। जब आपके लोग चाहते हैं सत्ता को बदली करना, तभी रिजाइम चेंज होता है। कोई बाहर की ताकत जरूर वो सत्ता को उकसा सकती है, एक जेनजी टाइप की मूवमेंट कर सकती है, जैसे हमने देखा, आपने बांग्लादेश में देखा और ऐसी जगह जी। देखा। तो उसके लिए उस देश के अंदर कुछ फॉल्ट लाइंस आपको ढूंढनी पड़ेगी और कुछ ऐसे इंसिडेंट्स आपको क्रिएट करने पड़ेंगे जिससे आप इसको दिखाएं कि ये जो हुकूमत है जो आपके ऊपर अभी शासन कर रही है, ये नाइंसाफी कर रही है आपके साथ, या बहुत आपको तंग कर रही है, बहुत आपके खिलाफ चीजें, पॉलिसीज निकाल रही है। इसको ईरान में आप देखिए, इसको ऐसी बात नहीं है। देखिए, अगर आपकी कीमतें आपकी बढ़ी हैं और अगर आपकी गुर्बत है, आपकी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल रही, आपका पानी की कमी हो रही, उसकी वजह क्या है? उसकी वजह अमेरिका है, बिकॉज अमेरिका ने इकोनॉमिक ब्लॉकेड आपका किया हुआ है। और इसीलिए हुकूमत बार बार अपने लोगों को बताने की कोशिश कर रही है कि अमेरिका हमारा सबसे बड़ा दुश्मन है। और इसको एक ईरानियन के साथ में एक प्रोग्राम में था कुछ दिन पहले, जी। और वो ये बता रहे थे कि जो ईरान के लोग हैं वो अमेरिका से नफरत करते हैं। जब इस टाइप का सेंटिमेंट्स आपके देश में है, आपके जो आपकी नफरत करते, मैं आपको पाकिस्तान का एग्जांपल देता हूं। जब इमरान खान के साथ हुआ, एक एंटी यूएस सेंटिमेंट्स उस टाइम पे इमरान खान इसको लेके आए थे, तो सत्ता में जब इलेक्शंस हुए तो पाकिस्तान मिलिट्री को इस्तेमाल किया यूएसए ने, पूरा जो इलेक्शन है उसको रिग करने के लिए और शहबाज शरीफ को लाने के लिए। यहां पर आईआरजीसी को इस्तेमाल कर सकता है अमेरिका ऐसे काम के लिए? वो पॉसिबल ही नहीं। और इसीलिए हम देख रहे हैं कि आईआरजीसी को तोड़ने की अमेरिका ने बहुत कोशिश की है, मोसाद ने बहुत कोशिश की है, सीआईए ने बहुत कोशिश की है, वो उसको तोड़ नहीं पाए। और वो इसलिए नहीं तोड़ पाए बिकॉज वो एक बिल्कुल कट्टर ऑर्गेनाइजेशन है। और वो ऑर्गेनाइजेशन जो है वो बिल्कुल इस प्रकार से है कि वो खुमैनी के अगेंस्ट जा ही नहीं सकती, बिकॉज जैसे उसकी रिक्रूटमेंट की, अगर आप इसको आईआरजीसी के बारे में पढ़ेंगे तो आपको एहसास होगा कि इस ऑर्गेनाइजेशन में आप छेद नहीं कर सकते। और इसीलिए ये जो आपकी वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट, और इसीलिए अमेरिका अभी तक कोल्ड फीट है, ठंडे पैर हो रखे अमेरिका के, बिकॉज अमेरिका जानता है कि अगर वो लड़ाई भी करेगा, नुकसान भी करेगा, कोई उसको हासिल होने वाला नहीं है जिस एम के ऊपर आया। और जब इसको ग्रुप कैप्टन साहब और मैंने आपके प्रोग्राम में जब डिस्कस किया था पिछली बार, तो इसको न्यूक्लियर तो बहाना है, एक्चुअली बेसिकली तो ऑयल है, आपकी एनर्जी है, जिसके पीछे इसको यूनाइटेड स्टेट्स अपना सत्ता क्यों चेंज करना चाहता है? बिकॉज वो ऐसी सत्ता लेके आना चाहता है जो पूरे ऑयल प्राइसेस अमेरिका कंट्रोल कर सके, पूरा ऑयल का सप्लाई ईरान का कंट्रोल कर सके, बिकॉज चाइना 30% ऑयल इसको ईरान से लेता है युआन में, और वो अमेरिकन डॉलर को बहुत चुपता है उस चीज के लिए। इसलिए अगर आप इसको इराक की इसको लड़ाई में भी देखें तो वो पेट्रो डॉलर्स के ऊपर लड़ाई हुई थी, ना कि एक वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के ऊपर लड़ाई हुई थी। अमेरिका का हमेशा ये एक ट्रैक रिकॉर्ड रहा है। तो ये मैं आपको जो सहमत हूं वॉशिंगटन पोस्ट की रिपोर्ट से, और अच्छा है ये रिपोर्ट सामने आ गई है, और इसीलिए इसको अमेरिका अभी इसको ईरान पे हमला नहीं करना चाहता। Subscribe to One India and never miss an update.
Download the One India app now.